हम अगला एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा अगर तुम देखोगे तुम्हारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर किताब में होता ही नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर किताब में नहीं होता, ये वही है जो तुम्हारे लिए जितना इम्पोर्टेंस मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का होता है ना, बिल्कुल वैसे इम्पोर्टेंस काय का होता है, वेक्टर्स का। ये एक बात आप समझ लो कि जो 11th के लेवल पर जितना भी चैप्टर्स तुम लोग पढ़ते हो तुम्हारी जेई की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, जो चैप्टर्स तुम पढ़ते हो ना, वो अपने आप में क्या है, सारे बेसिक फंडामेंटल्स वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें फंडामेंटल्स होते हैं। अब ये जो तुम वेक्टर्स पढ़ने वाले हो, ये वो है जिसने नहीं पढ़ा तो फिर वो फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे तुमको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने को मिला था, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने को मिला था या नहीं, जिसमें तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम पहले पढ़ चुके थे, तुमने जो है ट्रायगोनोमेट्री पढ़ी। तो जो बेसिक चीज़ें तुमने पढ़ी वो थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाली है। बिल्कुल वैसे ही कुछ हमारे पास में क्या होगा आर्यन, वेक्टर्स काम आने वाला है, ठीक है। यू डू नॉट कंसिडर इट अ चैप्टर ओनली। आप ये समझ लो, जब आप 11th 12th के लेवल पर, 9th 10th के लेवल पर पढ़ते हो तो उस समय क्या होता है मालूम है, जैसे आपने कोई एक आध चैप्टर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मान लो उस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपने 4 मार्क्स छोड़ दिए, कोई बात नहीं, चलेगा। 4 मार्क्स का छूट गया आपका, 6 मार्क्स का आपका छूट गया, कोई बात नहीं, चलेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने अगर मान लो एक चैप्टर छोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि उस चैप्टर पर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, हो सकता है उस चैप्टर के फंडामेंटल किसी और चैप्टर को भी रिलेट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कुछ वैसा है कि इसके फंडामेंटल्स तुमको फिजिक्स में आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। अभी तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, हर जगह काम आने वाले। और ये वो चैप्टर है जिसमें जेई में हो ना हो, लेकिन नीट में आपको इसमें प्रश्न मिलता ही मिलता है। क्या कह रहा हूँ मैं कृष्ण, नीट में इस पर प्रश्न बनना अवश्यम भावी है, डेफिनेटली क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर। देखो हमको मालूम है 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक है हमारे पास में कौन सी, स्केलर, और दूसरी कौन सी, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। और ये कौन सी होती है, विच पॉजेस बोथ, क्या, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। और इनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी जाए तो एग्जाम्पल्स क्या, जैसे हम यहाँ पर जानते हैं डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी फिर कोई भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, ऑसिलेशन एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स है। व्हाट एवर टाइप ऑफ एनर्जी आर टॉकिंग अबाउट, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दे हैव नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे करंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे चार्ज, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैपेसिटेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ऑब्वियसली अभी ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो अभी आप जानते भी नहीं हो, यू आर नॉट एक्वांटेड विद ऑल फिजिकल क्वांटिटीज सो फार, ठीक है। हाँ देख लो और बोलो, कहाँ से देखा, फ्लक्स। फ्लक्स 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। पढ़ेंगे हम इस बारे में, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट सम। हाँ, ये सारी जो है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं,
स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और वेक्टर के बारे में बात करी जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सीलरेशन, जैसे मोमेंटम। मोमेंटम भी अलग अलग किस्म का होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स, ठीक है। यहाँ एक और बोलूँ मैं, जैसे पावर, करेक्ट, फोर्स है, मोमेंटम है। और यहाँ पर एक और बताता हूँ मैं तुम्हारे को, वन अनदर क्वांटिटी आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है अभी तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते जाओ, बताते जाओ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, देख उसमें क्या है। अब क्या होता है, शुरुआत में मैंने बोला था मैं तुमको समझूंगा, 4-5 दिन बाद तो क्या होता है, तुम्हारा मेरे पास एक्सरे आ जाता है और 2-3 महीने बाद पूरी सोनोग्राफी रिपोर्ट रहती है, ठीक है। हाँ, अब तुमको मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट एक्सरे के बारे में बताऊंगा तो फिर मतलब बोले सर आप चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कैसे निकलता है एक्सरे। तुमने निकाल लियोगे अब तक, तो सीखे कि नहीं सीखे। यहाँ एक वो है हॉस्पिटल है, माहेश्वरी हॉस्पिटल, देवास में ही है। तो उनका लड़का था पुनीत माहेश्वरी, वो 11वीं-12वीं में आया था मेरे पास में, वो 8वीं में ऑपरेशन कर चुका था। वो उसकी मम्मी के साथ में गायनों का ऑपरेशन कर लेता था वो, सीरियसली 7वीं-8वीं में सीख गया था वो। हाँ हाँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बताओ, बता दो यार। यहाँ और बताऊँ मैं, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, और बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्केलर में डेंसिटी भी होगी, वो इधर आएगा, डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट भी ना 2 तरह का होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटीज़ है जो जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर। और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर। बोलिए, कर लो भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करंट डेंसिटी, चलो भाई, एफिशिएंसी, ठीक है, वही मैकेनिकल एडवांटेज, और वही उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। और बोलो, हाँ बोलते जाओ तुम। हीट कैपेसिटी, ठीक है, पार्डन मी, फ्रीक्वेंसी, टाइम, हाँ वो भी ठीक है। ठीक है भैया, लिख लो, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। पढ़े वो मैंने बोल दिया, पोटेंशियल, वो एनर्जी जितनी भी है मैं सारे बोल चुका।
जब मैंने एनर्जी बोल दी तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ऑसिलेशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में फिर अलग अलग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पावर बोली मैंने शायद, गेरी, हाँ कर लिया आपने, ये कर लिया है। अब जैसे दो चीज़ों के बारे में बोला मुझे, फिर भी मैंने उनको नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। एक तुमने मुझे बोला था टाइम, और एक तुमने मुझे बोला था पावर, सॉरी प्रेशर। एक्चुअली में क्या है, ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं, इनफैक्ट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने लिखा, ये दो क्वांटिटीज़ जो है ना, दीज टू फॉर आर लेवल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ स्केलर। ये दोनों जो है वो स्केलर में काउंट होते हैं हमारे लेवल पर। एक्चुअली में इनको टेंसर माना गया था। जिस तरह से आप लोग स्केलर्स पढ़ते हो, वेक्टर्स पढ़ते हो, आप लोगों को मैथमेटिक्स वालों को तो जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको 12th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, बड़ा सा चैप्टर है, नाम है वेक्टर्स अलजेब्रा, खूब बड़ा सा चैप्टर है वो, ठीक है। तो उसमें हम और बात करते होते हैं, बट ये तो बहुत लल्लू सी बात है, इन सब बारे में बात नहीं करते हम वहाँ पर। उसमें कुछ वह पूरा अलजेब्रा ही अलग रहता है उन लोगों का। तो स्केलर का अलजेब्रा तो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गुणा भाग जोड़ घटाओ जो तुम करते हुए आ रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब कर रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो, व्हाट इज दिस, रेशो निकाल रहे हो, व्हाट इज दिस, दैट इज स्केलर अलजेब्रा, दैट यू आर डूइंग फ्रॉम द क्लास फर्स्ट इटसेल्फ से। बट अभी हम वेक्टर्स अलजेब्रा भी पढ़ेंगे आगे चल के, इस चैप्टर में भी हम कुछ हद तक वेक्टर्स का अलजेब्रा का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। बट इन दोनों के अलावा, स्केलर और वेक्टर के अलावा एक तीसरे तरह की क्वांटिटी और होती है जिसको नाम दिया गया है टेंसर, जो तुम लोगों को अपने जेई लेवल पर, नीट लेवल पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इंजीनियरिंग में तुमको पढ़ने को मिलता है, वहाँ आपको एक और मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है टेंसर अलजेब्रा। क्या नाम है उसका? टेंसर अलजेब्रा। वो एक अलग पार्ट होगा उसका जो हम पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। तो टाइम और प्रेशर और इनफैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको हम स्केलर में काउंट करते हैं हमारे लेवल पर एक्चुअली में ये टेंसर होते हैं। क्या होते हैं ये? टेंसर। कुछ लोगों ने प्रयास करा था, सोच बनाई थी कि टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। टाइम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो फिर मज़े ही आ जाते आपको, या फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाता, दोनों में से कोई एक चीज़ होती। टाइम अगर वेक्टर होता तो फिर वो तुमने बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, तुमने यूट्यूब पर खूब वीडियोज़ देखे होंगे टाइम मशीन के, कि हम आज से 500 साल पहले देख लेते कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर को, जिसे अकबर दी ग्रेट कहा गया था, वो था भी सही कि नहीं अकबर दी ग्रेट, कैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर को लोहे के चने चबवाए थे, कैसे उन्होंने घास की रोटी खाई थी, है ना। बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मतलब मुझे तो कम से कम वो रहता है कि हमारे जो मुग़लों ने हम पे आके कौन कौन से जुर्म किए, कौन कौन से हमारे पर हमारा नुकसान पहुँचाया, कैसे अपने मंदिर तोड़ तोड़ के उन्होंने उनकी मस्जिदें बनाई हैं, वो ज़रा देखी जाए अपने को। तो वो क्या है, टाइम मशीन अगर बन जाती तो फिर क्या होता, आप 500 साल पहले भी चले जाते और आप 500 साल बाद भी चले जाते। तो फिर वो 500 साल पहले चले जाते तो उसके मज़े अलग थे, लेकिन 500 साल बाद चले जाते तो उसके फिर मज़े नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि फिर तुम तुम्हारा भविष्य देख लेते, और तुम तुम्हारा भविष्य देख लेते तो फिर तुम काम करना ही बंद कर देते, है कि नहीं। तो अपना को क्या है, मालूम पड़ जाता अपना 2 साल बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो काय को मगजमारी करो, और हो ही रहा तो फिर काय को मगजमारी करो, है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे भैया। तो वो टाइम मशीन के बारे में कई लोगों ने इमेजिन किया था कि टाइम जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, टाइम जो है वो वेक्टर है। अगर वेक्टर बन जाता तो फिर टाइम मशीन बन जाती। हालांकि टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक माना गया है कि होता है, अपनी अर्थ पर नहीं है, पर कहीं ना कहीं टाइम मशीन है। हमारे यहाँ टाइम जो है वो एक कोऑर्डिनेट के रूप में काउंट नहीं हो रहा। तुमको पता होगा 3 कोऑर्डिनेट्स देते होते हम लोग, अभी पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पता होगा तुमको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। रामायण देखी थी तुमने, हम लोग 3 दिशाएं बोलते हैं, एक्स, वाई और जेड। रामायण तुमने देखी है, रामायण में बार बार वो राम जी भगवान जो है वो हमेशा बोलते हैं 10 दिशाओं में। तो हमारे हिंदू धर्म में 10 दिशाएं लिखी गई हैं। कितनी दिशाएं लिखी गई हैं? 10 दिशाएं लिखी गई हैं, ठीक है। टाइम को भी अगर एक दिशा के रूप में कंसीडर कर लिया जाए, दिशा मतलब क्या? डायरेक्शन। तो अगर टाइम को भी एक डायरेक्शन के रूप में कंसीडर कर लिया जाए तो फिर वो टाइम मशीन बन जाती है।
और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट अभी अर्थ पर तो प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन किसी ना किसी प्लैनेट पे है, किसी ना किसी जगह पर है, संभवतः भगवान के पास ज़रूर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हम में से हर व्यक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो घड़ी चल रही है वो बहुत आराम से चलती है। उनके पास जो घड़ी है वो बहुत आराम से चलती है, तो वो हर बंदे को देख पा रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी बैठकर मुझे देख रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो वो तुमको बैठकर देख रहे हो, और तुम्हारे एक एक क्षण पर उनकी नज़र है, क्योंकि उनके पास जो घड़ी चल रही है वो बहुत आराम से चल रही है। और वो जब चाहते हैं अपनी घड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि अपने अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाया है, अपने अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, पर डेफिनेटली किसी ना किसी प्लैनेट पर, और डेफिनेटली सारे प्लैनेट्स को बनाने वाले तो भगवान ही। हम तो यही मान के चलते भैया ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, जानते हो ना तुम इस बारे में। तो प्रोबेबली ही इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ टाइम मशीन, जिससे वो सब चीज़ें जान पाते हैं। और वहाँ घड़ी जो चलती है वो बड़ी स्लो चलती है, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम टाइम और प्रेशर को स्केलर में लिख रहे हैं। एक्चुअली में वो स्केलर में काउंट नहीं होते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर में काउंट नहीं होता, ये किस में काउंट होते हैं, टेंसर में। पर जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज़ हैं उन सबको आप स्केलर के रूप में ही काउंट कर रहे होगे। अंडरस्टूड? तो लिख लीजिएगा, टाइम और प्रेशर को भी वहीं पे लिख लीजिएगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी कैसी है, किस में काउंट होती है, क्लियर है? ठीक है। अभी जैसे तुम यहाँ पर एक क्वांटिटी तुमने पढ़ी, उस पर ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट। करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। करंट बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, हमने स्केलर लिखा है। कुछ लोग इसको वेक्टर मान के चलते हैं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। बोले सर करंट की डायरेक्शन लिखा करते हैं हम कि किसी भी कंडक्टर में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। मान लो जैसे ये कोई कंडक्टर है, सपोज करो जैसे ये कोई कंडक्टर है, अब इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है सर, आप देखते हो तो कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा लिखते होते हो। तो करंट तो कौन सी क्वांटिटी होगी, आपने डायरेक्शन भी लिखी, मतलब करंट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट मस्ट बी अ, पर वो वेक्टर नहीं है, वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। यहाँ पर ये भी ध्यान दो, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास में एक और मैं बताता हूँ तुम्हारे को, ये करंट था जो कि स्केलर था, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। बोलो, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ एक और बताता हूँ तुम्हारे को मैं, एरिया नॉर्मल, ये भी हम पढ़ेंगे, ये वेक्टर है। हम समझते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेकिन नहीं, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज जिनके बारे में कुछ मिथक होता है हमारे जहन में कि एरिया मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ अ वेक्टर, करंट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी बट एक्चुअली इट इज स्केलर। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें रहती हैं। अभी इनके बारे में तुम पढ़ोगे वन बाय वन, जैसे जैसे वंस यू विल गो अक्रॉस थ्रू मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ से तुम रूबरू होगे, तब तुम पाओगे कि क्या है, उनमें से कुछ स्केलर और उनमें से कुछ कौन सी है, वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशिंग बातें ज़रा देखो, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। लिख लिया ये, और एरिया नॉर्मल लिख लिया। अब हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। लिसन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कोई भी वेक्टर है तुम्हारे पास, जैसे ये एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसके ऊपर आप एरो बना देते हो। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, बाय पुटिंग एन एरो अबव इट। हम उसके ऊपर एरो बना देंगे, हम उसके ऊपर एक बार बना देंगे। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हमने क्या बना दिया उसके ऊपर, एक क्या बना दिया, एक
एरो बना दिया, लाइन बना दी, बार बोलते हैं इसको हम, ठीक है। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको गाढ़े शब्दों में लिखते हैं, बोल्ड लेटर्स में। किस में लिखते हैं उसको? बोल्ड लेटर्स में। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ दीज वेज। आप क्या करोगे? उसके ऊपर क्या बना दोगे? एरो, या फिर उसके ऊपर क्या, या फिर क्या, बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। कर लीजिए। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो या फिर बार या फिर उसको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। अभी जैसे कोई वेक्टर है विच बिगिंस फ्रॉम ए एंड एंड्स ऑन बी, जो ए से शुरू हुआ और बी पर जाकर क्या हुआ? समाप्त हुआ। ए पर से शुरू हुआ था और बी उसका फाइनल पॉइंट था, तो ए क्या कहलाता है उसका? ए कहलाता है इनिशियल पॉइंट और बी उसका फाइनल ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका फाइनल या टर्मिनेटिंग पॉइंट है। अब इस वेक्टर को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस वेक्टर? आप ए बी ऐसा लिख दो, या फिर आप ए बी ऐसा लिख दो, या फिर आप ए बी ऐसा लिख दो। कहिए किस तरह से लिखा जाता है वेक्टर को? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय आइदर ऑफ दिस थ्री वेज। वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ? वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर एंड हुआ? तो इनिशियल पॉइंट उसका ए है, फाइनल पॉइंट उसका बी है। सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ दीज थ्री वेज। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। कर लिया? ए जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, बी उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। बोलो। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अभी हम किस बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो देखिए, इसमें हमारे पास में पहला को इनिशियल वेक्टर्स। पर एक मिनट, इससे पहले अभी हमने देखा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अभी ना हम यहाँ पर एक और बात समझ रहे हैं। वन मोर थिंग वी शुड लर्न ओवर हियर। हम बात करेंगे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, उससे उसका मॉडुलस बोल दो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे लिखा जाता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, इससे मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात है, साधारण भाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे? उस वेक्टर का वैल्यू कितना है, उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है। आप बोलते हो ना उसका मैग्नीट्यूड। भाई आप क्या बोल रहे हो? वेक्टर में क्या बोल रहे हो कि उसका केवल उसका मैग्नीट्यूड भी होता है? सुनाई नहीं दिया मुझको? वेक्टर का क्या होता है? कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कितना है, उसे हम बोला करते हैं क्या? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए से बी तक की जितनी लेंथ है वो लेंथ हम स्केल से निकाल लेंगे। दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। से तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसा लिखा करते हो। You put that vector under two vertical lines. You put that vector under two vertical lines like this. You put that vector under two vertical lines like this. You put that vector under two vertical lines. आपने क्या करा? वो जो वेक्टर था उस वेक्टर को आपने दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इस तरह से लिख दिया।
ये लीजिए, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप? एरो से, बार से या बोल्ड लेटर से लिखते थे कि नहीं? तो उसको आपने दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया, वो कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। आपने क्या करा, उसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दिया, क्या कहलाएगा मयंक वो उसका मैग्नीट्यूड। मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, कहो। उसको इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे हम अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात क्या होगी, इस केस में मैग्नीट्यूड कैसा लिखा जाएगा, ऐसा। मैग्नीट्यूड कैसा लिखा जाएगा, ऐसा। ऐसा कहिए। या मैं आपको बताऊं, सिंपली अगर आपने केवल उसको ऐसा भी लिख दिया तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, सिंपली। ना आपने बार लगाया, ना एरो लगाया, ना आपने बोल्ड लेटर्स पे लिखा, तो ये क्या कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ना आपने बार लगाया, ना एरो लगाया, ना कुछ, तो वो क्या कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। कहिए, कर लीजिए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है, दैट वी कॉल एज मैग्नीट्यूड। अभी क्या हो रहा है दिव्यांशु, यहाँ पर ध्यान दो। तो मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकाला जाता है? मैग्नीट्यूड सिंपली जो तीन तरीके थे वेक्टर्स को लिखने के, उनको आपने दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया, उनको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया, उनको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया, ये क्या कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा ये उसका, व्हाट इज दिस, इट इज इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपली आपने उसको किसी के बीच में भी नहीं लिखा तो वो मैग्नीट्यूड है, जैसे ये, तो ये सब क्या कहलाएंगे उसके मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? अब हमारे पास में अलग अलग तरह के वेक्टर्स, तो हम देख रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे? विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे ये वेक्टर तुम्हारे पास में ए बी वेक्टर और ये है ए सी वेक्टर, द इनिशियल पॉइंट इज सेम। इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है, कौन है? ए है। तो ये दोनों वेक्टर्स ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या कहलाएंगे? ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल से। ठीक है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास में को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। तो को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? विच आर टर्मिनेटिंग एंड सेम पॉइंट। ये ए बी वेक्टर, तो यहाँ तुम्हारे पास में कौन सा वेक्टर है? ए बी वेक्टर और सी बी वेक्टर। ये कौन से वेक्टर्स हैं? को टर्मिनेटिंग, दे आर टर्मिनेटिंग एट सेम पॉइंट। से करो। डन कर लिया था वो। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली दे आर parallel to each other, like you see AB vector and CD vector. Here you see the two are parallel to each other. तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल है ना। और ऐसे ही हमारे पास में कौन सा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। What we mean by anti parallel vectors? When two vectors are exactly opposite to each other. Here you see this is one vector AB vector, ये AB वेक्टर और CD वेक्टर, ये दोनों क्या एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। बोलो है या नहीं है? सो दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देयर लाइन ऑफ एक्शन, जिस वेक्टर जिस लाइन के अलॉन्ग होता है ना, व्हाट इज द लाइन अलॉन्ग विच वेक्टर इज एक्टिंग, दैट लाइन वी कॉल एज लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे वंश?
ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। जैसे ये जो वेक्टर है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये। सो इफ द लाइन ऑफ एक्शन आर सेम एंड द डायरेक्शंस आर आल्सो सेम देन दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। और अगर क्या है वो अपोजिट है एग्जैक्टली तो वो एंटी पैरेलल। बोलो ठीक है। उसके बाद में हम बात करें इक्वल वेक्टर्स। व्हाट वी मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे ये आपके पास में है ए बी वेक्टर और ये कौन सा सी डी वेक्टर। अभी कब होंगे दो वेक्टर्स इक्वल? दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब पहली बात उनकी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, द टू आर पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा उनकी डायरेक्शंस पैरेलल हों, उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना ए बी का उतना सी डी का है। और तीसरी बात यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शंस भी क्या होंगी? सेम होंगी। Two vectors are said to be equal only when they two have equal magnitudes. Two vectors are said to be equal when they have equal magnitudes. Their directions are same and they are parallel to each other. Say, so such vectors we call as equal vectors. समझ में आ रही है बात? और छठा हमारे पास में है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? ये भी ये नेगेटिव हैं। मतलब ए बी वेक्टर बराबर क्या है? माइनस सी डी वेक्टर। ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? और दोनों के डायरेक्शंस एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। से सब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। से करिए, समझ में आ गया? ऑब्वियसली एक बात तुम समझ सकते हो कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो होंगे, एक कौन सा वेक्टर? ए बी वेक्टर, और दूसरा कौन सा? बी ए वेक्टर। निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे? ऑब्वियसली जितना ए बी का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बी ए का होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट ही होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? भाई ए बी वेक्टर begins at A, terminates at B. B A vector begins at B, terminates at A. समझ में आया कि नहीं आया? ए बी वेक्टर की शुरुआत कहाँ पर हो रही है बाबा? ए पर, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है? और बी ए वेक्टर की शुरुआत कहाँ हो रही है और एंडिंग कहाँ हो रही है? सो द टू आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। बोलो। तो ए बी वेक्टर इज श्योरली नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। अंडरस्टूड? कर लो। यहाँ जो और थोड़ा सा हम नॉलेज लेवल को आगे बढ़ाएं, सुनना। ये जो वेक्टर्स होंगे कौन से वाले? जो पैरेलल हैं और जो एंटी पैरेलल हैं। जो पैरेलल वेक्टर्स हैं और जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, गौर करिएगा। आप पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कहा मैंने? सुनना। लिखा हुआ तो कॉपी में मिल जाता, बुक्स में मिल जाता, हमको यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस समझना है। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर। क्या कह रहा हूँ मैं आर्यन? अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो गुप्ता क्या कर सकते हो? तुम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो।
जैसे ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? सुनाई नहीं दिया मुझको। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में केवल तब ही लिख सकते हो जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, फिर भले ही उनकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों ना हो। यहाँ लेमडा जो है वो क्या है? लेमडा यहाँ पर एक कांस्टेंट है। लेमडा क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट, ठीक है। और ज़्यादा मैं बता दूँ उसको, हम लोग बार बार पढ़ा करेंगे एक नया टर्म, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का हिंदी मतलब होता है स्वैच्छिक, अपने मर्जी से कोई भी एक नंबर। स्वैच्छिक मतलब क्या? जो अपने मर्जी से है, ठीक है। कुछ दो तरह के अवकाश होते हैं, एक होते हैं कंपलसरी लीव, कंपलसरी हॉलीडे, और एक होता है स्वैच्छिक अवकाश, ठीक है। तो एक स्वैच्छिक अवकाश होता है जो क्या होता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे हमारे यहाँ पर मतलब अलग अलग सिटीज़ में भी कई बार कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे देवास में एक नेमावर जी करके जगह है, तो वहाँ नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा का घाट है वो, तो वो वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है कुछ पर्टिकुलर। तो उस समय वहाँ पर क्या होता है, केवल उतने एरिया में छुट्टी होती है, बाकी सब जगह नहीं होती। लेकिन बाकी सब जगह पे क्या करते हैं, वो स्वैच्छिक अवकाश दे देते हैं। जैसे देवास के वो नेमावर जो एक लोकेलिटी है वहाँ की, तो वहाँ कंपलसरी हॉलीडे, और बाकी जगह पर क्या, देवास ज़िले में क्या करते हैं वो, देवास में और जो बाकी जो एरिया लगेंगे, देवास है, देवास के अंदर फिर कन्नौद है, खातेगांव है, बागली है, तो वहाँ जगह पे वो कौन सा अवकाश देते हैं? स्वैच्छिक। तो वो स्वैच्छिक अवकाश को सब लोग अवकाश मान लेते हैं, और सारे सरकारी लोग ऑफिस पहुँचते ही नहीं है, तो वो अवकाश भी हो जाता है वो। तो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे यहाँ हो रहा है अभी, कि हमने बोला कि जिसको जाना है जाओ, तो सर ने तो छुट्टी दी है, सर ने बोला जाना ही पड़ेगा, नहीं गए तो भैया फिर खाना नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर रहने को नहीं मिलने वाला है, बोला लाइट भी नहीं, लाइट भी बंद कर देंगे वो, ठीक है। तो वैसा ही हो रहा है भैया। तो ये लेमडा जो है वो कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कहाँ से चीज़ें जुड़ के आती है ना, मतलब ऐसा हो जाता है थोड़ा टाइम बाद। क्या मेरे जैसे लोग फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, तो उनकी अपनी फिलोसॉफी चलती है, जैसा राहुल गांधी की चलती है, पर मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। इट इज़ है ना, समवन आप किसी को अब्यूज़ करो, उससे अच्छा आप राहुल गांधी बोल दो, बात ही ख़त्म हो गई, है ना। चलो भाई, तो लेमडा जो है वो यहाँ पर क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। समझना मेरी बात को, प्लीज लिसन टू मी। वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली व्हेन दे टू आर पैरेलल टू ईच अदर, मे बी इन सेम डायरेक्शन, मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की फॉर्म में केवल तब लिख सकते हो जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, तो आप लिख सकते हो, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या, तो नहीं लिख सकते आप। यहाँ मतलब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप क्या है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में केवल तभी लिख सकते हो जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। अब यहाँ सर लेमडा क्या है? लेमडा ना यहाँ पर एक कांस्टेंट है। लेमडा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अलग अलग केसेस में, नेचुरल सी बात है, अलग रहेगी। इट इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेमडा एक्चुअली बताता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का ट्वाइस है। तो यहाँ क्या करोगे मालूम है, हेयर यू कैन राइट कि सी डी जो है वो ए बी का ट्वाइस है, ऐसा लिख दोगे इसको। बोलो, मान लो यहाँ सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का 3 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लिया कि सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का कितना है, 3 टाइम्स। बोलो ना, तो यहाँ सी डी बराबर क्या होगा, -3। लेमडा एक्चुअली ये बताता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का कितना टाइम्स है। समझ रहे हो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का कितना टाइम्स है। यहाँ अगर मान लीजिए सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का डबल है, तो हम बोलेंगे सी डी बराबर ट्वाइस ए बी। अगर तुमने वहाँ पर जो लेमडा लिखा था, इफ़ इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इफ दैट कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो आप माइनस साइन लगाएंगे से। मतलब ये एकदम शाश्वत सत्य है, एकदम अनिवार्य तथ्य है कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, तो वो केवल तब ही संभव है जब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो,
अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं तब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। बोलो, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर व्हेन दे टू आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं तो फिर मान क्या होगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, लेमडा यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी। ठीक, कर लिया। लेमडा जो है वो यहाँ पर क्या है, देखो अब एक वेक्टर ऐसा है ए बी और एक वेक्टर ऐसा, मान लो सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का 5 गुना है। लेट मी सपोज कि सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी का कितना है, देन कैन यू एक्सप्रेस सी डी इन फॉर्म ऑफ ए बी? क्या मैं यहाँ पर सी डी बराबर 5ab या फिर -5ab लिख सकता हूँ क्या? बोलो ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं लिख सकता। वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और इसे साइंस की लैंग्वेज में खासतौर पर IIT वाले कैसा लिखते हैं मालूम है, उससे बोला करते हैं इफ़, IFF का मतलब समझते हो क्या होता है? ये मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कोई एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि हम IIT में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है वो वर्ड। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल इसे हिंदी में कहा जाता है। ये केवल तभी हो सकता है, मतलब ये बहुत अवश्यम भावी घटना है ये, मतलब अगर ये नहीं है तो फिर और कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इससे ना तुम बहुत जगह पे पाओगे, IIT JEE की पुस्तकों में भी मिल जाएगा तुम्हारे को, और IIT में जाने के बाद तुम ढेरों बार ऐसा यूज़ करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये है तो ही होगा वरना नहीं। तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली इफ़ एंड इफ़ द टू आर पैरेलल टू ईच अदर से। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर इफ कौन सा वाला, IFF वाला। ठीक है ना, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए सातवां, अब हमारे पास है जीरो या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय जीरो वेक्टर और नल वेक्टर? जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट सेम हो। इट इज़ दैट वेक्टर हुज इनिशियल and terminating point ये ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग दोनों पॉइंट्स कैसे हो दिव्यांशु? सेम हो। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों क्या हो? सेम हो। ठीक है, इससे अपन कैसे लिखेंगे? जैसे ए वेक्टर, ए से शुरू हुआ ए पे ही खत्म हुआ, जहाँ से चले तो वापस वही निपट गए, ऐसा लिख दो। पी से शुरू हुआ था पी पे ही ख़त्म हो गया, इससे क्या लिखोगे? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर लिखोगे या नहीं? जीरो वेक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनेशन पॉइंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। कहो। ठीक है, नेचुरल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 0, 0, 0। ठीक, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा 0
समझ में आई बात? अब ना जब ऐसा सुना अपन ने तो बोला यार इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी सर? भाई इनिशियल पॉइंट भी यही ए, मान लो ये पॉइंट ए है, तो यही पॉइंट उसका इनिशियल और यही टर्मिनेशन पॉइंट है, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसा मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक वेक्टर ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी। ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी तक होगी। मैं बोलूँ सी डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सी से डी। तो मैं अगर तुमसे पूछूं, समझ में आ रहा है ना भैया? डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ, है ना भैया? इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ किसी भी वेक्टर की। अब मसला ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? भाई साहब इसका तो इनिशियल पॉइंट भी ओ और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी ओ, दोनों सेम है, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होती है, भाई इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों क्या है इसके, तो इसकी डायरेक्शन होगी इनफाइनाइट डायरेक्शन। 360 डिग्री पर जो डायरेक्शन तुमको माननी मान लो, सारी डायरेक्शन क्या होंगी अथर्व? सारी डायरेक्शन होंगी इसकी। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग बोलते हैं इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। अरे जब डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर वेक्टर कैसे हो गया? अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर वेक्टर कैसे हो गया? बात भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही है? सो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शंस। हाउ मैनी डायरेक्शंस इट हैज़? इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन। समझ गए? लिख लो। It has infinite many directions. How many directions it has? Infinite many directions. ठीक है। आठवां हमारे पास में यूनिट वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन से वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन, मतलब यूनिट होता है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन है, यूनिट है। बोलो। सीधी सीधी बात है, जिसकी लेंथ तो वन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसका वैल्यू ना। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया, मॉडुलस भी बोलते हैं उसको, कुछ लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, हम सिंपल भाषा में उसको वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा। और इसे कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है कुछ ऐसे, ए कैप, ऐसे कैप लगाते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे हम बोलते हैं ए कैप। समझना अच्छे से, नई चीज़ें आ रही तुम्हारे पास में, बहुत आराम से करा रहा हूँ। देखो जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करना जाता हूँ तो फिर स्पीड आ जाती है। जैसे हमने जब क्लास में जो भी चीज़ें करी, जैसे मैंने तुम्हें कराया, तो थ्योरी मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाई है, जब मैंने प्रॉब्लम्स दी तब भी मैंने आराम से कराई हैं, और तुमको मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स करने को दी, जब तुमने करी उसके बाद फिर मैंने स्पीड पकड़ी। आई बात समझ में कि नहीं? और जब हम आखिरी में जाते हैं रिवीजन में, तो फिर तो गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी, और अगर तुमने नहीं करा पहले से तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ तुम्हारे को कि शुरुआत के 2 महीने लगता है कि अरे बहुत कम कोर्स है, हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 2 महीने बाद फिर नज़र आने लगता है भैया कि अब समझ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये करने जाते तो ये छूट जाता, वो करने जाते तो ये छूट जाता। और ये हर बंदे के साथ में होता है, जो सीरियस तैयारी कर रहा है उसके साथ में होगा ही होगा ये बात। एनीवेज, इसे हम बोलते हैं ए कैप। अब ये ए कैप कौन सा वेक्टर है? ये कैसा वेक्टर होगा? आप बोल रहे हो सर यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा। और मैग्नीट्यूड को ऐसा लिखा जाता है, बोलो। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है। अंडरस्टूड? लिख लो। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया? वन। कहो। नाउ लिसन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है। अब यहाँ ध्यान देना,
आपको मैं बता रहा हूँ कुछ नई बातें, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नई नई चीज़ें तुमको मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर है ए, कौन सा वेक्टर है? तुम्हें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, समझना। तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या? मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसकी डायरेक्शन तो ए के जैसी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। आप इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालने जा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन उसकी ए है, तो वो वेक्टर कैसे निकलेगा? किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? आप उस वेक्टर को क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे आप? उसके मैग्नीट्यूड से। बोलो, वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। नहीं आया समझ में? आपने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। भाई ये वेक्टर था, उस वेक्टर को आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर मतलब क्या कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। वेक्टर 1 नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। बोलो ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? वेक्टर को आपने किससे डिवाइड कर दिया? उसके। व्हेन यू डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन व्हाट डू यू गेट? वेक्टर को आपने जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। कहो, मतलब एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। से कर लीजिए। अभी थोड़ी नई नई बातें आपको मिलेंगी, कुछ कुछ चीज़ें भी तुमको मतलब ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे। जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन व्हाट डू यू गेट? यूनिट वेक्टर मिलेगा आपको। कर लिया? अभी हम जब इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स करेंगे तो क्लियर होगा कि अच्छा हाँ क्या हो रहा है। कर लिया? जैसे सुनना, ये है एक्स एक्सिस, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। ये कौन सी एक्सिस है? एंड व्हाट इज दिस? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इनके परपेंडिकुलर ये कौन सी एक्सिस? इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? समझ गए? यूनिट वेक्टर in direction of vector in unit vector along x axis, यूनिट वेक्टर along x axis। x axis की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? x axis की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे आई कैप। क्या लिखा करते हैं इसको? आई कैप। कुछ लोग ना इसको आई कैप की बजाय एक्स कैप भी लिख देते हैं, पर हमारे इंडिया में नोटेशन इसको आई कैप ही लिखा जाता है। इन सम ऑफ द कंट्रीज इट इज रिटन लाइक एक्स कैप। ठीक है,
मतलब ये कौन सा वेक्टर है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है और जिसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। समझ गए? इस डायरेक्शन में दिस वी आर कॉलिंग एज आई कैप। बोलो अभी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। जे कैप या फिर क्या? वाई कैप। वी पीपल एट इंडिया यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। As I told earlier, in some of the countries it is denoted by y cap. Likewise, unit vector z axis. पता है तुम्हारे को ये कैसे कैसे पता तुम लोगों को? ये लेक्चर देखे थे उस पर 10th क्लास में। चलो कर लो। ये नहीं किए? नाम गुम जाए चेहरा ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये आई कैप है। नोटेड? आई कैप, जे कैप, के कैप। सुनो अभी कितने तरह के वेक्टर्स हो गए? तीन कौन से? हाँ, को प्लेनर नाम से मालूम पड़ रहा है। ऑल वेक्टर्स विल लाई इन सेम प्लेन। भाई जैसे ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या को प्लेनर है क्या? नहीं है। क्यों? ये इस प्लेन में है, ये भी इस प्लेन में, लेकिन ये प्लेन से बाहर है ना। तो को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? विच लाई इन सेम प्लेन। ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। लिख लो। जैसे अपन कागज में जो बनाते हैं वो को प्लेनर ही होते हैं, है ना। को प्लेनर ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। ऐसे वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें उनको बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया? को प्लेनर। इसके अलावा मैं तुम्हें और बता देता हूँ। अभी ना तुमको डेफिनेशन समझाऊंगा, अभी तो मज़ा नहीं आएगा। अभी तुमको सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। एक होता है एक्सियल वेक्टर, वो अभी तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। सिर्फ एक्सियल वेक्टर और फिर पोलर वेक्टर, इनके मतलब अभी तुम्हें समझ में नहीं आ पाएंगे। मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन दो वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो। टाइप्स ऐसे क्या अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। दैट विल स्टडी लेटर ऑन। मेरा काम ऐसा होता है कि मैं रटाने वाला काम नहीं करूँगा तुम्हारे को। एक चैप्टर होता है सबसे पहला यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो मैंने तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा भी तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के तुमको पता ही नहीं। अभी तो जैसे अपन ने स्केलर वेक्टर में बाइफर्केशन कर दिया कि नहीं कर दिया, वो तो आसान बात थी। लेकिन एग्जैक्टली करंट क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब मैं तुमसे बोलूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तुमको फार्मूला पता होगा तो जाकर तुम उसकी यूनिट निकाल पाओगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाओगे। तो अभी उस बारे में अपन चर्चा इसीलिए नहीं करते। बोलो। तो एक्सियल और को प्लेनर पोलर वेक्टर्स दैट विल स्टडी लेटर ऑन। अंडरस्टूड? वैसे अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये वेक्टर्स के क्या हैं? टाइप है। तो अभी तो अपन ने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब थ्योरेटिकल पढ़ा अपन ने आज। अब अपन कल जो पढ़ेंगे, आज तो मैंने लेक्चर देर से शुरू किया था, एक्चुअली कोई आ गया था इसलिए, कुछ काम आ गया था मुझे। अदरवाइज़ हम जो अब कल जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा मैथमेटिकल पार्ट होगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर मज़ा आने लगेगा हमको। हाँ, लोकलाइज भी होता है। मैंने मतलब ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह का। और देखो क्या है, वो तो सबका अलग अलग बाइफर्केशन हो सकता है।
पीपल यूज टू डिवाइड इन वेरियस पार्ट्स, ठीक है। लेकिन वो लोकलाइज वो भी अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लोकलाइज, एक्शियल और पोलर, ये सब जो है ये सब बात की कहानी है, अभी अपन नहीं जान रहे इसको, ठीक है। जब लोकलाइज है तो फिर डीलोकलाइज भी होगा, एक और आ जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं।